दोस्तों 1299 में अर्तुगरुल गाजी के जानशीन उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसने अगले सैकड़ों सालों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पे तो राज किया ही बल्कि सुपर पावर का हैसियत भी रखती थी। आपको बताते चले कि सल्तनत उस्मानिया को ही मुस्लिम इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली और सबसे ताकतवर सल्तनत मानी जाती है। सल्तनत उस्मानिया लगभग 650 सालों तक दुनिया के नक्शे पे कायम रही और फिर 20वीं सदी में साजिशों का शिकार बनकर रिपब्लिक ऑफ टर्की यानी एक सेकुलर स्टेट बनकर रह गई। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के उन 6 सुल्तानों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें इस सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है। यानी कि इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर ये 6 सुल्तान इस सल्तनत में न पैदा होते तो ये सल्तनत कभी भी इतनी ताकतवर न बन पाती और न ही सल्तनत उस्मानिया इतने लंबे समय तक कायम रह पाती। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे जिस सुल्तान का नाम आता है वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी या अब्दुल हमीद सेकंड है। अब्दुल हमीद सानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान भी थे, क्योंकि इनकी मौत के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ था कि जो मुगल सल्तनत का औरंगजेब आलमगीर के बाद हुआ था। बात करें हमारे लिस्ट के 5वें सुल्तान के बारे में तो नाम उस्मान गाजी का आता है। वही उस्मान गाजी के जिन्होंने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। आपको बता दे कि उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी ने अपनी मेहनत से लगभग तुर्की के सभी छोटे छोटे कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा कर लिया था और फिर अर्तुगरुल गाजी के बाद उनके जानशीन उस्मान गाजी ने उनकी इन मेहनत को बर्बाद ना जाने दिया। फिर देखते ही देखते उस्मान गाजी ने एक नई सल्तनत का ऐलान कर दिया। दोस्तों उस्मान गाजी बिल्कुल अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की तरह ही काफी बहादुर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कई छोटी और बड़ी जंगें लड़ी और किसी में भी शिकस्त का सामना न किया। उस्मान गाजी को इस लिस्ट में जगह देने की एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है उरहान गाजी का। आपको बताते चले कि उरहान गाजी उस्मान गाजी के बेटे तो थे ही, साथ में सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान भी थे। उरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठते ही इस सल्तनत को काफी तेजी से फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस्मान गाजी के दौर में सल्तनत की बुनियाद तो रख दी गई थी लेकिन सरहदें सल्तनत की ज्यादा न बढ़ सकी थी। इस सल्तनत के एरिया को सही तौर पर उरहान गाजी ने ही आगे बढ़ाया था। उरहान गाजी के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया की फौज पहली बार यूरोप में भी दाखिल हुई थी, यानी कि समुद्री रास्तों से यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उरहान गाजी ही वो सुल्तान थे कि जिन्होंने जैनिसरीज जैसी खतरनाक फौज की बुनियाद रखी थी। वही जैनिसरीज फौज के इतिहास में जिसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है। ये फौज सल्तनत उस्मानिया की वो फौज थी जो जंग में उस समय उतरा करती थी जब सल्तनत उस्मानिया जंग हारने के कगार पर हुआ करती थी और आखिर में ये फौज आकर जंग का पासा पलट दिया करती थी। बात करें हमारे लिस्ट के तीसरे सुल्तान के बारे में तो वो नाम आता है सुलेमान दी मैग्निफिसेंट का। इतिहासकारों के मुताबिक सुलेमान दी मैग्निफिसेंट को सल्तनत उस्मानिया का सबसे कामयाब सुल्तान भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि इन्हीं के दौर में सल्तनत उस्मानिया पहली बार दुनिया के सामने एक सुपर पावर बनकर आई थी, यानी कि जमीन के साथ सल्तनत उस्मानिया का समुद्र पर भी राज होने लगा था। इन्हीं के दौर में यूरोप के ज्यादातर सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करती थी। सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ने सल्तनत उस्मानिया पर लगभग 46 सालों तक राज किया था और इसमें से भी इन्होंने अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा घोड़ों की पीठ पर गुजारा था। यही वजह थी कि इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया की सरहदें यूरोप के बहुत अंदर तक दाखिल हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात तो यह है कि सल्तनत उस्मानिया को सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के बाद इनके जैसा सुल्तान न मिल सका था और यही वजह थी कि इनके जाने के बाद सल्तनत उस्मानिया का यूरोप तक सफर ज्यादा आगे न बढ़ सका था। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है सलीम फर्स्ट का या सलीम अव्वल का। वही सलीम फर्स्ट जो सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के वालिद या फादर हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सल्तनत उस्मानिया सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में ही दुनिया के सामने सुपर पावर बनकर आई थी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में जो सल्तनत उस्मानिया सुपर पावर बन पाई थी उसकी सबसे बड़ी वजह उनके वालिद सलीम अव्वल थे, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और बहादुरी की वजह से वो कारनामा कर दिखाया था कि जो सल्तनत उस्मानिया का कोई भी सुल्तान इनसे पहले ना कर सका था। आपको बताते चले कि सल्तनत उस्मानिया के शुरू के 8 सुल्तानों ने जितना एरिया फतह किया था उतना एरिया तो इन्होंने अकेले ही फतह किया था, यानी कि इनको जितनी सल्तनत मिली थी उसको अपने मरने से पहले 2 गुना कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं के दौर में मिस्र के साथ साथ मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस जैसे पाक शहर सल्तनत उस्मानिया का
हिस्सा बने थे और यही वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया इनके दौर में एक सल्तनत से एक खिलाफत में बदल गई थी। यानी कि इन्हीं के दौर से सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों को मुसलमानों ने अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया था। अब अगर बात करें इस लिस्ट के पहले सुल्तान के बारे में तो वो नाम सुल्तान मोहम्मद फातेह का आता है। ये वही सुल्तान है कि जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतेह करके ये साबित कर दिया था कि उस्मानी वो कर सकते हैं जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कुस्तुनतुनिया वो शहर था कि जिसे पिछले हजारों सालों से कोई भी फतेह ना कर सका था। पूरी दुनिया में ये मशहूर था कि कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर है कि जिसे फतेह करना नामुमकिन सा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नौजवान सुल्तान ने सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया जैसे शहर को फतेह कर दिखाया था। दोस्तों, इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं कि जिसे एक छोटी सी वीडियो में बता पाना मुश्किल है। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही के साथ बेल के आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।